नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इस वीडियो की श्रृंखला में अब तक हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डाइजेशन ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सारे तंत्र तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये सब आपस में मिलकर सामंजस्य कैसे रखेंगे, किसकी सहायता से रखेंगे, और इनका सामंजस्य में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा एक हाथ से हम कहें कि पेन पकड़ना है, दूसरा हाथ कहे कि नहीं मैं तेरे को पेन नहीं पकड़ने दूंगा, तो क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए इन सब का समन्वय बहुत ही आवश्यक होता है, और इस सारे समन्वय को बनाए रखने के लिए जो हमारे सिस्टम होता है ह्यूमंस में, या सभी हम कह सकते हैं जितने भी और लिविंग बींग्स, जितने भी सारे जीवित प्राणी हैं या फिर कुछ और भी प्राणी हैं अलग तरह के, उनमें तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो इन सब में बेहतर समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र को जानेंगे, वो किस तरह से समन्वय करता है, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए क्या होता है, मानव शरीर में एक अन्य तंत्र और होता है। भाई तंत्रिका तंत्र तो है, लेकिन उसके साथ में एक पैरेलल रूप से हम कहेंगे एक तंत्र और होता है जिसे कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्रीन सिस्टम। ये कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कामों के लिए क्या करेगा, जो अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र है वो कई नलिका विहीन ग्रंथि हैं उनके द्वारा हार्मोन स्रावित करता है, और ये हार्मोन एक मीडिएटर या फिर संदेश वाहक का कार्य करते हैं तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अब ये दोनों तंत्रों को हमें थोड़ा सा, वैसे तो साथ में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग करके पढ़ेंगे जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। तो ये दोनों तंत्र वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी और संवेदनाओं, जो सेंसेशंस होते हैं, उनको ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करके और बॉडी को चलाने में मदद करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कह सकते हैं हम, जो अंगों और वातावरण के मध्य तथा जो अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनके मध्य जो सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कभी कभी हमसे पूछा जाता है पारिभाषिक तौर पर, तो उसके बारे में भी एक विशेष बात है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि भाई कहीं किसी ने हमसे पूछ लिया, एक बहुत ही ऐसा सवाल है कि परिभाषा की परिभाषा क्या है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ऐसे भी, जिससे आप देख सकें। अब ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम पहले तो, हालांकि इसके साथ में एंडोक्रीन सिस्टम भी है। तो तंत्रिका तंत्र में हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु या नर्व कोड शामिल होती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ ग्लैंड्स होंगी, कुछ और नर्व्स होंगी छोटी मोटी, जो सारे शरीर में इस हमारे नर्व कोड्स के बाद में पूरे शरीर में और आगे इनके संदेशों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं या पहुंचाने का काम करती हैं, वो कहलाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो अब इसमें हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो हमने देखा मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो पहला भाग होगा वो होगा संवेदी या अभिवाही, यानी सेंसरी नर्व्स होंगी। ये तंत्रिकाएं क्या करेंगी, उद्दीपन या स्टिमुलस को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती हैं। यानी हमारे कहीं पे कोई पिन चुभती है तो वो हमारे मेरुरज्जु में पहले सूचना पहुंचाएंगी। इसके बाद जो प्रेरक या अपवाही हैं, ये तो हमारे केंद्र की तरफ आ रही हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ। केंद्रीय तंत्रिका की ओर ला रही हैं। अब इसके जवाब में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये उसको
जो रेगुलेटरी स्टिमुलस हैं उनको संबंधित अंगों तक पहुंचाएंगी, यानी कि ये वापस ऑर्गन्स की अंगों की ओर संवेदों को पहुंचाएंगी कि ये आपको प्रतिक्रिया करनी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये भी दो प्रकार से होता है। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होगा इसका हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानेंगे। जैसे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले तो हमने ये जान ही लिया है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु हैं, लेकिन इनके अंदर भी और क्या क्या डिवाइडेशन है। अब इसमें हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट शामिल होते हैं उनमें हमारा सबसे इनका जो मेन सुपर कंप्यूटर हम कह सकते हैं, सबसे पहला होता है ब्रेन या मस्तिष्क। अब मस्तिष्क की हम बात करें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक इकट्ठी संरचना होती है, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक चादर के चारों कोनों को पकड़कर मिला दिया और एक तरफ वो उसमें से चारों कोनों से मेरुरज्जु निकल गई। मानव मस्तिष्क एक केंद्रीय अंग है, यानी कि सबसे पहला ऑर्गन है जो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं का विनिमय करता है, आदेश और नियंत्रण का कार्य करता है, और शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण करेगा, मानव व्यवहार को नियंत्रित करेगा, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्त्रवण आदि को नियंत्रित करेगा। और ये करीब 1 किलो 400 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक वजन वाला शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज तक कितने ही ऑपरेशंस हमारे बॉडी के हो सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का सबसे जटिल माना जाता है। तो इसी में ये कहाँ पर सुरक्षित रहता है? हमारे खोपड़ी के अंदर, जिसको स्कल बोलते हैं, और मस्तिष्क के आवरण के बीच में एक खांच, एक द्रव और भरा रहता है। हमारे बाहर कपालस्थियाँ हैं, उसके बीच में एक द्रव भरा रहेगा जिसको मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहेंगे, और ये क्या करेगा, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और आगे इसको हम बांटते हैं फिर 3 भागों में। सबसे पहले हम इसको कहेंगे अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ये फोरब्रेन यानी कि प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस यानी आगे वाला भाग, और यहाँ पर जो बिंदी लगाने का कारण है, भाई बिंदी क्यों लगाते हैं या तिलक क्यों लगाते हैं? महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पीयूष ग्रंथि है, उसके पीछे थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, हमारे थोड़ा शरीर पर अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालें। और ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ये हमारे इसके मस्तिष्क का लगभग 80 to 85% होता है, और ये पूरा हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना, ये सारे कार्य संपादित होते हैं। 2 भागों में ये बटा रहता है, दायां और बायां। इसके बाद हम इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक गोलार्ध में ग्रे मैटर और पाया जाएगा, जो कह सकते हैं प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर की ओर श्वेत द्रव्य या वाइट मैटर से बना हुआ भाग अंतस्था या मध्यांश या मेडुला कहा जाता है।
घूसर द्रव्य में बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, इसलिए इनका रंग घूसर या हल्का ग्रे दिखाई देता है। और ये आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा दोनों जुड़े रहते हैं, दोनों गोलार्ध हैं आपस में कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहेंगे। देखते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क के भाग हैं उसमें थैलेमस संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क में डाइएन्सीफेलॉन भाग जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, अभी मैंने आपको बताया पीयूष ग्रंथि के पास में थैलेमस, और हाइपोथैलेमस थोड़ा उसके पीछे की तरफ फैली हुई, जो हमारे भूख, प्यास, नींद, थकान और बहुत सारी मनोवैज्ञानिक या मनोभावनाओं के अभिव्यक्ति का ज्ञान करवाता है। इसके बाद आता है इसमें हमारा मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में जब हम बात करते हैं तो ये 4 भागों में बटा होता है, 4 भागों में, जिसमें हाइपोथैलेमस होगा और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है ये। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि प्रत्येक पिंड में कार्पोरा क्वाड्रिजेमी जिनको कहते हैं, इसके बाद ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और निचले 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी आपने सुना हो तो किसी को चोट लगी पीछे सिर के यहाँ पर, तो ये दृक बिंदु कहे जाते हैं। यहाँ से चोट लगने के बाद उसकी कह सकते हैं आँखों की रोशनी चली जाती है, इसलिए ये हो गए हमारे दृक बिंदु, और इसके नीचे की तरफ वाले हो गए श्रवण बिंदु। अब आता है हमारा तीसरा भाग जिसे हम कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। अब पश्चिम मस्तिष्क की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, पॉन्स और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा में समाहित होता है। इसका मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो क्या करेगा, ऐच्छिक पेशियों, ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब जब हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो इसमें भी 3 भाग हैं इसके भी, जिनको हम जानते हैं। सबसे पहला होगी इसकी कोशिका की बॉडी या कोशिका काय जिसको कहेंगे हम। सबसे पहला इसका होगा कोशिका काय, जो एक तरह से मुख्य शरीर होगा इसका, और उसमें केंद्रक और बाकी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। इसके बाद होगा दूसरा डेंड्रोन या द्रुमाशय, और ये डेंड्रोन या द्रुमाशय क्या करेगा, छोटे छोटे तंतु होंगे जो इनके शाखाओं के तौर पर उद्दीपनों को अगले कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तीसरा भाग होगा तंत्रिकाक्ष। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारा तंत्रिका तंत्र बनाएंगी। और ये तंत्रिका तंत्र हमारा किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पूरी कुंडीनुमा संरचना बनाता है, एक कड़ी नुमा संरचना बनाता है, जो हमारे सारे मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसकी वजह से हमें आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके संवेदों या सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन ये पहुंचेंगे कैसे, ये कार्य होगा वैद्युत रासायनिक आवेग द्वारा या इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के द्वारा होगा। और ये सारे हमारे ये जो तंत्रिका आवेग हैं ये उद्दीपनों को संवेदी अंगों तक पहुंचाएंगे, जैसे त्वचा, जीभ, नाक, आँख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करेंगे। और इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया दिखाई देगी। और फिर क्या होता है कि कुछ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से चलते चलते ये जो इनमें चलते जाते हैं आवेग, ये थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। जो शिथिल आवेगों को पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसे शिथिल आवेगों को क्या है, संधि स्थल पर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बना करके आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा
पूरा किया जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो संचारित संकेत हैं जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं और मांसपेशियों और ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।